बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम आज BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 स्टार्ट करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी 2 में स्टूडेंट्स हम पैथोफिजियोलॉजी 1 जब हमने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पैथोफिजियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि अब मुख्तलिफ़ किस्म के जब डिसऑर्डर ग्रो करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी पर, तो क्या होता है उन डिसऑर्डर की वजह से उस ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, उसके नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस है, उन पे क्या असरात आती है, किस तरीके से उनके बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब होती है, ये चीज़ें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम जितने भी डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है, आप लोगों का जो फोकस है, वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि पहले एक बॉडी जो है किस तरीके से उसकी नॉर्मल फंक्शन क्या है, फिर जब डिज़ीज़ प्रोसेस आ जाती है तो डिज़ीज़ प्रोसेस के बाद उस डिज़ीज़ प्रोसेस की वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाती है और उन चेंजेस की फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, फिर वो चेंजेस जो है किसी दूसरे डिसऑर्डर में किस तरीके से वो कन्वर्ट होते हैं, ये चीज़ें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैथोफिजियोलॉजी 2 जो कि 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, इसकी जो यूनिट 1 है, इसमें हम जेनेटिक्स डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ़ किस्म के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि रेयरली बिलियंस में, थाउजेंड्स में लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो वो जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के? इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग कंजेनिटल डिजीज़ और जेनेटिक डिजीज़ के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, पोलिसोमी है, इनका आप लोगों को पता होगा। क्रोमोसोमल डिफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों को पता होंगे। ख़ास करके एक क्रोमोसोमल डिफ़ेक्ट है जिसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, उनकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी उनकी डिस्क्राइब करेंगे। इसमें 3 डिजीज़ हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो कि मेनली कोर्स कंटेंट में दिए हुए हैं। एक डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है और एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। ये 3 डिजीज़ जो है, ये 3 जो सिंड्रोम है, ये हमने डिटेल से डिस्कस करनी है इस यूनिट के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ इंट्रोडक्शन के ये किस किस्म के डिजीज़ होते हैं। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ एन इलनेस कास्ड बाय 1 or more एबनॉर्मेलिटीज़ इन द जीनोम। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जेनेटिक लफ्ज़ से ये आप लोगों को पता चल रहा है कि ये कोई जीन्स के बारे में बातें हो रही है। जो हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जीनोम होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो इलनेस होती है, वो डिसऑर्डर होती है जो कि कोई एबनॉर्मेलिटीज़ जब जीनोम में आ जाती है, चाहे वो कोई एक एबनॉर्मेलिटी हो या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, जो जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो, अगर जीनोम में आ गए और उन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो डिज़ीज़ काज हुई, जो इलनेस काज हुई, इनको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये जीनोम क्या है, तो जीनोम का आप लोगों को पता होगा, फिर भी आप लोगों को बताती चलिए स्टूडेंट्स के जीनोम जो होता है ये इंटायर सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एक सेल के अंदर पाई जाती है। यानी जीनोम के अंदर एक सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शंस होती है। ह्यूमन में अगर हम देखें तो ह्यूमन में जो जीनोम होती है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक्सल के न्यूक्लियस में होते हैं, और एक जीनोम जो होता है उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। और जो जीनोम होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो जीनोम होती है इसमें तमाम किस्म के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के फंक्शंस के लिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशंस इसमें मौजूद होती है।
स्पेशली ए कंडीशन दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ कंजेनिटल। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स स्पेशली वो कंडीशंस होते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स वो तमाम डिसऑर्डर्स जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट हो, इनको हम कहते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ये तमाम कंजेनिटल होती है, क्योंकि जो जीन में प्रॉब्लम होती है, जीन में प्रॉब्लम की वजह से जो डिसऑर्डर्स आती है तो वो बाय बर्थ तो होती है ना बंदे में, तो तमाम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है वो सब कंजेनिटल होती है। लेकिन हर एक कंजेनिटल डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकती, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चे को पैदाइश के वक्त उसकी डिलीवरी में कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से बच्चे में एक डिसऑर्डर आ जाए, तो वो तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसके जीन से वो ताल्लुक़ रखता हो, इसीलिए वो जेनेटिक हम उसे नहीं कह सकते। लेकिन वो बाय बर्थ होती है, इसलिए हम उसको कंजेनिटल कह सकते हैं। कंजेनिटल हम उन डिजीज़ को कहते हैं चाहे जिसका ताल्लुक़ जीन से हो या नहीं हो, लेकिन वो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। Most genetic disorders are quite rare and affect 1% in every several thousand or millions। ज़्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं और ये सेवरल थाउजेंड्स और मिलियंस में किसी एक बंदे को, किसी 3 बंदों को, 2 बंदों को अफेक्ट करती है, यानी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इतने ये कॉमन नहीं होते। जेनेटिक डिसऑर्डर मे आर मे नॉट बी हेरिटेबल पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स जीन। अब स्टूडेंट्स लिखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो मे भी विरासती हो सकते हैं, मे भी विरासती नहीं भी हो सकते हैं, यानी वो उनके पेरेंट्स से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो पास डाउन हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बंदे में खुद हो, उनके पेरेंट में ये डिसऑर्डर जो है वो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट जेनेटिक डिसऑर्डर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, अगर मेनली पूछा जाए ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है, तो बच्चे कहते हैं कि वो डिजीज़ जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये गलत है, आप लोग ऐसा ना कहा करें, वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम कहें कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, तब हम कह सकते हैं कि ये जो वो डिसऑर्डर्स जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन जेनेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि जेनेटिक ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो। जेनेटिक डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं कि वो पेरेंट्स में ही मौजूद हो और बच्चों में मुंतकिल हो। हाँ, अगर पेरेंट्स में हैं और वो ऐसी डिज़ीज़ है कि वो हेरिडिटरी हो सकती है तो बच्चों में आ सकती है, लेकिन कभी कभार बच्चों में ख़ुद भी उनके जीन्स में चेंजेस आते हैं, एक पर्सन के जीन में ख़ुद ही एक न्यू चेंजेस आ जाता है जिससे उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ये जो है हेरिटेबल नहीं कह सकते हम इसको। लिखा है इन नॉन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर डिफेक्ट में बी कास्ट बाय न्यू म्यूटेशन आर चेंजेस टू द DNA। बात जो हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो तो पेरेंट्स से पास डाउन होती है उनके चिल्ड्रंस में, और बाज़ जो नॉन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो डिफेक्ट होती है वो एक न्यू म्यूटेशन होती है जो उनके जीन में, उनके DNA में आती है, जिसकी वजह से उनको ये डिसऑर्डर हो जाता है। इनको हम कहते हैं नॉन हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। रिव्यू ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब कुछ रिव्यू करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स को, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप लोगों को सही से याद नहीं होंगी तो फिर आप लोग यहाँ पे हम जो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं उनमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। इस वजह से जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसको एक टच दिया गया है। जीन्स क्या होती है? सेगमेंट ऑफ DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट, यानी जीन्स सेगमेंट ऑफ DNA होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ख़ास किस्म के ट्रेट के लिए। ट्रेट क्या है? ट्रेट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक इंडिविजुअल का। ट्रेट जो है क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव किस तरह? जैसा कि एक शख्स के जो आई कलर होते हैं, एक पर्सन के जो आई कलर होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये उसका क्वालिटेटिव ट्रेट है। और क्वांटिटेटिव किस तरह? एक शख्स की हाइट होती है, उसकी ब्लड प्रेशर होती है, तो ये उसकी क्वांटिटेटिव ट्रेट होती है। तो स्टूडेंट्स, जीन लोकस है। जीन लोकस क्या है? वेयर इट्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसमें जीन जो है वो लोकेटेड है इस क्रोमोसोम पे, इसको क्या कहा जाता है? जीन लोकस कहा जाता है। डिप्लॉइड क्या है?
when one's chromosomes are in matched pair, one chromosome in the matched pair from the father, one chromosome in the matched pair from the mother, these sister chromosomes are called होमोलॉग्स। तो डिप्लॉइड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिप्लॉइड उस वक्त हम कहते हैं जब क्रोमोसोम्स जो है उसमें मैच्ड पेयर हो। मैच्ड पेयर किस तरह? एक पेयर जो है वो फादर से आती है, दूसरा पेयर जो है वो मदर से आती है, और ये मैच्ड पेयर बन जाए तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी इसमें 2 पेयर्स होते हैं, 23 का एक पेयर होता है और 23 का एक पेयर होता है ह्यूमंस के लिए, 23 मदर से 23 फादर से, तो मिला के ये 46 नंबर क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फुल हो जाती है। और जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम होमोलॉग्स कहते हैं। अब एलील्स को देखते हैं। जीन्स दैट हैव सेम लोकस लोकेशन ऑन सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये एलील्स वो जीन होते हैं जिनका सेम लोकेशन होता है सिस्टर क्रोमोसोम्स में, तो इनको हम एलील्स कहते हैं। एलील ईच फ्रॉम द सेम जीन ट्रेट व्हाट बोथ एलील इवेंचुअली कोड फॉर। अब ट्रेट का ये मतलब है ना कि ये जो एलील्स है ये असल में कोड किस चीज़ के लिए है। 2 जीन्स एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ट्रेट, वन फ्राम मदर एंड वन फ्राम फादर। ये जो 2 जीन्स 2 जो एलील्स होते हैं, एक फादर से होता है और दूसरा जो है वो मदर से होता है। क्रोमोसोम्स कंपोनेंट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लिखा है फर्स्ट नंबर पे क्रोमेटिड, जो यहाँ पे डायग्राम पे आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर पे दिखाए गए हैं तो ये क्या है? ये क्रोमेटिड है। सेकेंड नंबर पे है सेंट्रोमेयर, ये जो रेड कलर का बिल्कुल सेंटर में है इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और 3 नंबर पे आप लोगों को शॉर्ट आर्म दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम के जो शॉर्ट होते हैं साइज़ में इनको शॉर्ट आर्म कहा जाता है, और जो साइज़ में लॉन्ग होते हैं 4 नंबर पे जो दिखाया गया है इनको लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमेटिड क्या होती है? तो लिखा है ईच ऑफ द 2 thread like strands into which the chromosome divides longitudinally during cell division are called chromatid। यानी ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें लॉन्गिट्यूडनली सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड्स होता है क्रोमोसोम, इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और सेंट्रोमेयर द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम बाय विच इट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट होता है जिसके ज़रिए क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। The human genome has just over 3 billion DNA base pair encoding 750 MB of information and containing 20,000 to 25,000 protein coding genes। अब ये बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, इनसे MCQs बनाई जा सकती है कि ह्यूमन जीनोम जो है उसमें जस्ट ओवर 3 बिलियन DNA बेस पेयर होते हैं। आप लोगों को समझ आ रही है ना कि 3 बिलियन DNA बेस पेयर होते हैं, और उन DNA बेस पेयर जो है उनमें 750 MB ऑफ इंफॉर्मेशन इनकोड होती है, और इसमें 20,000 से लेके 25,000 तक प्रोटीन कोडिंग जीन्स इसमें होते हैं। This is significantly less than initial estimates of 100,000 or more। ये जो है अगर इसको इन वैल्यूज़ को देखा जाए तो ये जो इनिशियल टाइम पे जो शुरू में कहा जाता था कि 100,000 या उससे भी ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, तो उससे ये कम है, क्योंकि वो सही नहीं था। जो 100,000 वाला था वो उस टाइम जो बोला जा रहा था वो ठीक नहीं था। फिर क्या हुआ? द नंबर ऑफ ह्यूमन जीन बिकम क्लियर विद द कंप्लीशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन 2003। जो नंबर ऑफ़ ह्यूमन जीन्स है वो उस टाइम क्लियर हुए लोगों को कि जिस टाइम 2003 में जो प्रोजेक्ट चलाई गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जब 2003 में कंप्लीट हो गई, इसकी कंप्लीशन हो गई, तो इसके बाद पता चला कि सही जो नंबर है ह्यूमन जीन्स का वो कितना है।
While its goal was to sequence the human genome, ये जो प्रोजेक्ट था इसका गोल ये था कि ये ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस दे सके. Another important task of the project was determine the number of genes. और इसका एक और इस प्रोजेक्ट का जो टास्क था, जो इम्पोर्टेंट टास्क था, वो ये था कि नंबर ऑफ़ जीन्स को मालूम कर सके, उनके लोकेशन को मालूम कर सके और उनके फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया दे सके. तो ये तब पता चला कि ये जो वैल्यू ऊपर हमने पढ़ी कि 3 बिलियन DNA बेस पेयर होते हैं, 750 MB ऑफ इंफॉर्मेशन इनकोड होता है और 20,000 से लेके 25,000 तक प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं. तो ये वैल्यू जो है इस प्रोजेक्ट से मिले हैं और ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं. What are dominant and recessive alleles? अब कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स. लिखा है डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स. जो मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स मीन्स मुख्तलिफ किस्म होते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जीन के, इनको कहा जाता है एलील्स. एलील्स आर डिस्क्राइब एज आइदर डोमिनेंट आर रिसेसिव डिपेंडिंग ऑन देयर एसोसिएटेड ट्रेट्स. एलील्स को अब या तो हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट एलील्स है या फिर कहा जाता है कि ये रिसेसिव एलील्स है. किस बेस पे कहा जाता है? उनके जो उनके साथ जो इनके ट्रेट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको देख के उनको या तो डोमिनेंट एलील या तो रिसेसिव एलील कहा जाता है. सिंस ह्यूमन सेल कैरी 2 कॉपीज़ ऑफ ईच क्रोमोसोम, ह्यूमन सेल्स में क्या होता है कि 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम होता है, हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ मौजूद होते हैं. दे हैव 2 वर्जन ऑफ ईच जीन, और उसमें 2 किस्म होते हैं हर एक जीन की. दो जीन है उनमें कॉपीज़ होते हैं, ईच जीन की कॉपीज़ उसमें मौजूद होते हैं. दीज डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स. ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जीन के, इनको कहा जाता है एलील्स. एलील्स कैन बी आइदर डोमिनेंट आर रिसेसिव. अब एलील्स जो है वो या तो डोमिनेंट होते हैं या फिर रिसेसिव होते हैं. Dominant allele show their effect even if the individual only has one copy of allele, also known as being heterozygous. जो dominant alleles होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? show their effect even if individual only has a copy of allele. उसे अपने जो characteristics है उनको शो करने के लिए, अपने effect को शो करने के लिए 2 कॉपी की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ एक ही कॉपी होता है तो फिर वो कॉपी जो है वो भारी पड़ जाता है दूसरे पे और उसका जो इफेक्ट होता है वो शो हो जाती है. इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जेनेटिक्स की ज़बान में. फॉर एग्ज़ाम्पल द एलील फॉर ब्राउन आइज़ इज़ डोमिनेंट. जो ब्राउन आइज़ के लिए एलील होता है स्टूडेंट्स वो डोमिनेंट होता है. देयरफॉर यू ओनली नीड 1 कॉपी ऑफ द ब्राउन आई. इसीलिए ब्राउन आई होने के लिए सिर्फ 1 कॉपी ऑफ डेट एलील चाहिए होती है. एलील टू हैव ब्राउन आइज़ होने के लिए सिर्फ ब्राउन आई की एक ही कॉपी जो है, एक ही एलील की एक ही कॉपी काफ़ी है. Although with 2 copies you will still have brown eyes. लेकिन अगर 2 कॉपीज़ आपके आ गए, आपके पास 2 कॉपीज़ मौजूद है तो भी आपके ब्राउन आइज़ ही होंगे. अगर 1 कॉपी है तो भी ब्राउन आई होगा, अगर 2 कॉपी है तो भी ब्राउन आई होगा. यानी ब्राउन आई बनाने के लिए एक डोमिनेंट एलील है. ब्राउन आई का जो एलील है वो डोमिनेंट एलील है. ब्राउन आई होने के लिए सिर्फ इसका 1 कॉपी ही काफ़ी है. Recessive alleles only show their effect if individual has 2 copies of allele. अब जो recessive alleles होते हैं, आप इनको अपनी ज़बान में कमज़ोर कह दीजिए. ये कमज़ोर alleles होते हैं जिनको 2 कॉपी चाहिए होते हैं अपने इफ़ेक्ट को शो करने के लिए एक इंडिविजुअल पे. अगर 2 कॉपीज़ नहीं होते तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल शो नहीं होता. आल्सो नोन एज होमोजाइगस, इसलिए इनको होमोजाइगस कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द एलील फॉर ब्लू आइज़ इज़ रेसेसिव. जो ब्लू आइज़ के लिए एलील होती है ये रेसेसिव होती है. देयरफॉर टू हैव ब्लू आइज़ यू नीड टू हैव 2 कॉपीज़ ऑफ ब्लू आइज़ एलील. अब ब्लू आइज़ होने के लिए आपको 2 कॉपीज़ ऑफ ब्लू आई एलील चाहिए होती है. ब्राउन आई होने के लिए सिर्फ 1 कॉपी ही काफ़ी थी क्योंकि वो डोमिनेंट एलील थी. अब ये रेसेसिव है, इस वजह से आपको ब्लू आइज़ होने के लिए 2 कॉपीज़ ऑफ ब्लू आई एलील चाहिए होती है. यहाँ पे डायग्राम पे देख ले स्टूडेंट्स.
जो यहाँ पे जो ब्राउन आई है, ब्राउन आई का जो बी है, कैपिटल बी जो लिखा गया है ये डोमिनेंट होता है, इस वजह से इनको कैपिटल में लिखा जाता है। और जो रेसेसिव ब्लू आइज़ के लिए है ये बी छोटा स्मॉल बी लिखा गया है क्योंकि ये रेसेसिव है। अब इसमें आप देख ले फर्स्ट में आप देख ले यहाँ पे 2 कॉपीज़ है जो कैपिटल बी है, यहाँ पे 2 कॉपी है ब्राउन आई के लिए, तो भी आई का कलर जो है वो ब्राउन आया है। 2 नंबर पे देख ले यहाँ पे एक ब्लू का है और दूसरा जो है सिर्फ एक कॉपी यहाँ पे मौजूद है ब्राउन आइज़ की। तो फिर भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये एलील ब्राउन आई वाला एलील जो है वो डोमिनेंट है, इस वजह से यहाँ पे भी आई जो है वो ब्राउन है। 3rd नंबर पे देख ले इसमें भी सेम यही हालात है कि इसमें रेसेसिव एलील है ब्लू आइज़ के लिए और डोमिनेंट एलील है ब्राउन आइज़ के लिए, तो इस वजह से डोमिनेंट एलील को सिर्फ एक कॉपी चाहिए होती थी, तो इस वजह से यहाँ पे भी कलर जो है वो ब्राउन है। लेकिन 4th नंबर पे जो कलर है आइज़ की वो ब्लू है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉपीज़ मौजूद है ब्लू आई एलील के, तो इस वजह से यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू आया है। दूसरे डायग्राम में देख ले इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि जिसमें 2 कॉपी आए हैं ब्लू आइज़ के तो वहाँ पे ब्लू आइज़ बन गए हैं, लेकिन अगर एक कॉपी है ब्लू आइज़ का तो वो रेसेसिव है, इस वजह से जो ब्राउन आई वाला डोमिनेंट एलील है इसकी वजह से आई उस टाइम ब्राउन कलर के बन जाते हैं। ब्लैक आई कलर, अब ब्लैक आई कलर का देख लेते हैं कि ब्लैक आई कलर किस किस्म की होती है। तो लिखा है फीचर स्निप्ड फ्रॉम द वेबसाइट से कुछ नुमायां स्निपेट जो है वो उठाई गई है, एक छोटा सा हिस्सा उसका उठाया गया है। कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, यानी कंट्रेरी का मतलब ये है कि ज़ाहिरी अलामात के ख़िलाफ़ है ये, लेकिन ये एक पॉपुलर बिलीफ है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली एक बिलीफ है कि ट्रू ब्लैक आइज़ डू नॉट एग्जिस्ट, कि सही तरीके का जो ब्लैक आइज़ होता है, ब्लैक कलर के आइज़ वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ब्लैक कलर के आइज़ मौजूद ही नहीं है दुनिया में। तो ये इसको कंटेररी इसलिए कहा जाता है ना, कंटेररी का मतलब है ज़ाहिरी अलामात के ख़िलाफ़, कि हम तो देखते हैं कि बहुत से लोगों के ब्लैक आइज़ है, देखते हैं ना हम कि बहुत से लोगों के ब्लैक आइज़ होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ब्लैक आइज़ होते नहीं हैं, तो ये जो ज़ाहिरी अलामात है उसके ख़िलाफ़ है ना, इस वजह से इस बात को कहा गया है कि ये कंटेररी है, लेकिन ये पॉपुलर बिलीफ है कि ब्लैक आइज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सम पीपल विद ए लॉट ऑफ मेलेनिन इन देयर आइज़ माइट अपीयर टू हैव ब्लैक आइज़ डिपेंडिंग ऑन द लाइटनिंग कंडीशन, जो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा ए लॉट ऑफ मेलेनिन होता है उनके आइज़ में, तो वो ब्लैक आइज़ अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लाइटनिंग कंडीशन की वजह से मेलेनिन उनमें ज़्यादा है और लाइट जब मेलेनिन पे आ जाती है तो वो ब्लैक कलर शो करती है, इस वजह से क्या होता है कि उनके कलर ब्लैक नज़र आते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रूली ब्लैक, ये सही तरीके के ब्लैक नहीं होते। हाउएवर बट सिंपली ए वेरी डार्क ब्राउन, हाँ ये वेरी डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं लेकिन ये ब्लैक कलर के नहीं होते। Dominant and recessive. The term dominant and recessive describe the inheritance pattern of the certain trait. ये जो dominant और recessive है term, जो लफ्ज़ dominant और recessive है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के inheritance pattern जो है certain traits के उनको describe करती है। That is, they describe how likely it is for a certain phenotype to pass from parent to offspring. यानी ये बताती है, describe करती है कि किस तरीके से एक certain किस्म का phenotype जो है वो पास होता है पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इंक्लूडिंग पीपल एंड अदर एनिमल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले स्पीशीज़ है जिनमें पीपल्स है, लोग हैं, और जो एनिमल्स है जिनकी जो एनिमल्स है उनमें क्या होता है 2 कॉपीज़ ऑफ ईच जीन्स होते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट। अब हेरिडिटरी एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क होता है? कंजेनिटल डिजीज़ एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट एट बर्थ इवन थ्रो इट मे नॉट बी डिटेक्टेड अनटिल सम टाइम आफ्टर द बर्थ, यानी कंजेनिटल डिजीज़ वो एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ के टाइम उनको डिटेक्ट ना किया जाए, वो कुछ मुद्दत बाद डिटेक्ट किए जाए, कुछ उम्र गुजरने के बाद डिटेक्ट किए जाए,
लेकिन अगर पता चले कि ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट थे तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ क्या होती है? रिजल्ट फ्राम ए क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी आर ए डिफेक्टिव जीन, यानी क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी की वजह से या एक जीन में डिफेक्ट की वजह से जो डिजीज़ होती है इनको हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। A genetic disorder is an illness caused by abnormality in genes or chromosome। जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी इलनेस है जो कि जब एबनॉर्मेलिटीज़ जीन में आती है या क्रोमोसोम में आती है तब होते हैं। स्पेशली कंडीशन दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बिफोर बर्थ, स्पेशली वो कंडीशन होते हैं जो कि बिफोर बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनके जीन का मसला होता है। Most genetic disorders are quite rare and affect 1% in every several thousand or million। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्वाइट रेयर होते हैं, यानी मकदार में कम होते हैं, वो थाउजेंड्स में मिलियंस में किसी 1% को अफेक्ट करती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है स्टूडेंट्स, ट्राइसोमी, मोनोसोमी और पॉलीसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 2। अब हमने पीछे स्लाइड जो है उसमें पढ़ा कि जो पीपल्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है तो उनके 2 कॉपी ऑफ जीन होते हैं नॉर्मली। तो ट्राइसोमी उसे कहते हैं कि जिसमें 3 कॉपीज़ ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2। नॉर्मली 2 होने के बजाय उनमें 3 कॉपीज़ ऑफ पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये ट्राइसोमी की कंडीशन है। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें एक्स्ट्रा एक और आ जाता है तो तो 3 हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ट्राइसोमी। विच इज़ फाउंड इन डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21, जो कि डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है जिसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो एडिड हुई है तो इस वजह से हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13 नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम एंड पेचू सिंड्रोम रिस्पेक्टिवली। और दूसरे भी ऐसे ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी 18 नंबर क्रोमोसोम में होता है तो ट्राइसोमी 18 कहते हैं जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, और ट्राइसोमी 13 जिसको हम पेचू सिंड्रोम कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ऐसे सिंड्रोम्स मौजूद होते हैं जिनमें ये जो 18 है इसमें अभी एक 18 वाला जो क्रोमोसोम है उसकी एक और कॉपी आ गई है। यहाँ पे ट्राइसोमी 13 में एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13 आ गया है तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं ट्राइसोमी। Are the 2 other autosomal trisomies recognized in live-born humans? ये एक तो डाउन सिंड्रोम है जो कि कॉमन है जिसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये जो 2 है एडवर्ड सिंड्रोम और पेचू सिंड्रोम, ये भी लीव बर्न ह्यूमंस जो है उनमें ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं और ये भी ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे ऑटोसोमल हम क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोम्स है उनमें से 2 हमारे साथ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, यानी एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो बाकी के बचते हैं वो 22 नंबर्ड क्रोमोसोम होते हैं। तो इन 22 नंबर्ड क्रोमोसोम जो है इनमें जब स्पेसिफिक जीन की एडिशन इनमें जब स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रोमोसोम्स की एडिट होती है, नंबर वाले जो क्रोमोसोम है इनको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसमें भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नंबर वाले क्रोमोसोम में है इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ है। इसी तरह ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज़ पॉसिबल, सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी भी पॉसिबल है। जैसा कि आप देख लें यहाँ पे एक्स होना चाहिए था या वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2x होने के बजाय 3x है। तो 3x का क्या मतलब है कि इसमें ट्राइसोमी हो गई है। यहाँ पे 2x और एक y आ गया है, इसका मतलब भी ट्राइसोमी है। इसमें या तो XY होना था या तो डबल x या तो डबल y होना था, लेकिन यहाँ पे x के साथ y आके जुड़ गया है। और 3rd नंबर पे देख ले कि y के साथ x आके जुड़ गया है, या तो XY होना चाहिए था या y होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी ट्राइसोमी हो गई है। तो ऑटोसोमल जो नंबर वाले क्रोमोसोम हैं उनमें भी ट्राइसोमी पॉसिबल है, और जो सेक्स क्रोमोसोम है इनमें भी ट्राइसोमी पॉसिबल है। मोनोसोमी किसे कहते हैं?
The condition of having a diploid chromosome complement in which one chromosome lack its homologous partner, यानी एक ऐसी कंडीशन है इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट जो है वो मौजूद होते हैं, उनमें से एक क्रोमोसोम जो है अपना जो होमोलोगस पार्टनर होता है उसको लेक करता है। यानी एक ऐसी कंडीशन के जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होते हैं लेकिन इसमें जो एक क्रोमोसोम है वो अपने होमोलोगस पार्टनर जो है उसको लेक करता है, उसका होमोलोगस पार्टनर मौजूद नहीं होता। इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। पॉलीसोमी क्या है? इज ए कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ एट लीस्ट वन मोर क्रोमोसोम देन नॉर्मल। पॉलीसोमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मली 2 होते हैं तो 2 से ज़्यादा हो या 3 हो या 3 से भी ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसोमी। देयर मे बी 3 आर मोर कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम रदर देन एक्सपेक्टेड 2 कॉपीज़। जो एक्सपेक्टेड 2 कॉपीज़ होते हैं उनके बरअक्स यहाँ पे या 3 कॉपीज़ होते हैं या 3 कॉपीज़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ होती है, इसको हम कहते हैं पॉलीसोमी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोइडी है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक लार्ज टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई है, किसी एरिया पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।